हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बटनेर आईएएस। बटनेर आईएएस की ऑनलाइन क्लासेस में हम एनसीईआरटी साइंस शुरू कर चुके हैं और आज हम 9th क्लास का 5th चैप्टर शुरू कर रहे हैं और 5th चैप्टर से हमारी जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो शुरू हो गया है। तो देखिए, जो 5th चैप्टर है हमारा, उसकी हेडिंग है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अपनी 8th क्लास में हम इसके बारे में एक इंट्रो पार्ट जो है पढ़ चुके हैं कि जो हमारी बॉडी की जो बेसिक जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? सेल। यानी कि जितनी भी बॉडी बनी हुई है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब किससे बने हुए? एक सेल से बने हुए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हमने देखी थी कि जो जिन जीवों में सिर्फ एक ही सेल होती है उसे हम क्या कह देते हैं? यूनिसेल्युलर। और जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेल्युलर। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। जिन सेल्स में, जिन ऑर्गेनिजम्स में जितने भी फंक्शन है बॉडी के एक ही सेल द्वारा किए जाते हैं वो यूनिसेल्युलर कहलाते हैं। जैसे अमोएबा की हम बात करें, और मल्टीसेल्युलर यानी कि जिसमें स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चर आगे डेवलप होती जाती हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो सेल्स हैं जब एक जैसी सेल फंक्शन में और स्ट्रक्चर में इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है। और जब बहुत सारे टिश्यूज एक जैसे स्ट्रक्चर में और फंक्शन में इकट्ठे होकर कोई संरचना आगे बनाते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गन। और ये ऑर्गन क्या बना लेता है? ऑर्गन सिस्टम। और ये पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है। तो यहां पर जो बेसिक यूनिट हमारी क्या कहलाएगी? सेल। क्लियर? यानी कि सेल से ही जो जितनी चीजें बनी हुई है। अब एक और चीज हमने देखी थी कि जो सेल है, अगर हम अपनी थोड़ा सा पिछला रिवाइज करें अगर हम, तो हमने यहां पर देखा था कि जो सेल है, अगर इस तरीके से सेल है हमारी, तो इसके अंदर एक और पार्ट है। ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो एक जो है लिक्विड भरा होता है। ठीक है, जो बाहर की तरफ है। और अंदर की तरफ अगर हम देखें तो यहां भी जो है एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है। अब ये जो अगर हमारी सेल है इसे हम क्या कह देते हैं? सेल वॉल, है ना? सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट्स में अगर होगा तो इसे हम सेल वॉल कह रहे थे, ध्यान है आपको। और इसके अंदर जो ये रेड कलर का हमें दिखाई दे रहा है, जो एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। इसी तरीके से जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इसे हमने क्या कहा था? न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसे हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब यहां आपको ध्यान होगा, इसमें एक और छोटी सी स्ट्रक्चर हमने देखी थी जिसे हम कह रहे थे न्यूक्लियोलस। क्या कहा था हमने? न्यूक्लियोलस। क्लियर? अब यहां पर क्या था? कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थी उलझी हुई आपस में, जिन्हें हमने कहा था क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीन्स होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं हम अपनी 8th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। वहीं पर हमने पढ़ा था, बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी और उसमें हमने कहीं पढ़ा था कि ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर बहुत सारे कुछ और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमें मिलती हैं और इनको हम क्या कह देते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि कोशिकांग। ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम इन्हीं कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक जो है हमारा साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में। जो दूसरे ऑर्गेनेल्स, जो कोशिकांग कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए हैं, उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये चीजें हमें पता है। जब सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। जब वो एक कॉक सेल को स्टडी कर रहे थे वहां पर उन्होंने देखा था। ठीक है। तो ये सब चीजें आप रीडिंग लगा लीजिएगा। ये देखिए, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। 1665 में पता लगाया था। और कॉर्क की जो है उन्होंने देखा था। इसके बाद अगर हम देखें 1831 में कोशिका में केंद्र का पता लगाया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र का पता लगाया था। इसी तरीके से जे.ई. पोर्किंजे जो है, उन्होंने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ यानी कि जीव द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, उसकी डिस्कवरी की थी। ऐसे ही एम्शलिडन और टी शूअन,
श्लीडन एंड श्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत जिसे हम कह रहे हैं, है ना, कोशिका सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। विर्चो जो है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया था 1855 में, और उन्होंने बताया कि सभी जो कोशिकाएं हैं, पिछली जो कोशिकाएं उनसे बनती है, यानी कि जो पहले कोशिकाएं प्रेजेंट हैं उनमें डिवीजन होकर आगे जो है नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। तो ये जो साइंटिस्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से हैं, देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया, ल्यूवेनहॉक ने जो है सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का यानी कि केंद्रक का पता लगाया, पुरकिंजे ने साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य जिसे आप कहते हैं उसका लगाया, श्लीडन और श्वान ने सेल थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीव भी हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम कह रहे हैं यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, क्लियर। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसको हम रिपीटेडली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, टाइम हमारा बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो बेसिक सी चीजें हम पढ़ेंगे। जो टाइप्स है ये हम पढ़ चुके थे कि अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग साइज होते हैं सेल्स के, तो उसके बेस पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे मस्कुलर सेल्स को हमने पढ़ा था, जो ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, इन सबको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप एक रीडिंग इसकी आप लगा लीजिएगा, साइज के बेस पर, शेप के बेस पर जो अलग अलग जो सेल्स थी वो हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब देखिए, कोशिकांग हमारे शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब ये कैसे बनी होती है, क्या क्या चीजें होती है, देखिए, सूक्ष्मदर्शी से जब हम कोशिकाओं को देखते हैं तो हमें इसमें प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देती है, केंद्रक दिखाई देता है और कोशिका द्रव्य, तीन चीजें हमें मेनली दिखाई देती हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलापों और उसकी बाह्य पर्यावरण से परस्पर क्रिया इन्हीं गुणों के कारण होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने पढ़ा था कि क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स को सेल के अंदर आने और कुछ को बाहर जाने देती है, ठीक है। तो इसका क्या कारण होता है, ये क्या होता है, जो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल यानी कि पारगम्य झिल्ली हम इसे कहते हैं। अब ये जो गति है ये कैसे होती है, ये होती है विसरण के कारण, ठीक है। जो हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं किसकी वजह से होता है, विसरण के कारण, जिसे आप कहते हैं ऑस्मोसिस। आपने देखा होगा जब हम किशमिश को भिगो के रखते हैं पानी के अंदर तो कुछ समय बाद वो फूल जाती है। वो क्यों फूल जाती है, क्योंकि जो बाहर का पानी है वो किशमिश के अंदर चला जाता है, इसलिए वो फूल जाती हैं। जो किशमिश की लेयर है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है, यानी कि पानी के अणुओं को अंदर जाने देती है। सेम चीज यहाँ पर होती है विसरण की, कि जो पदार्थ हैं उनकी गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट होती है। तो इसी बेस के ऊपर जो सेल के अंदर और बाहर है सब्सटेंसेस आ और जा पाते हैं, तो इस ऑस्मोसिस के कारण, ठीक है। जैसे जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 एक वेस्ट है, इसका निष्कासन आवश्यक हो जाता है तो ये इकट्ठा हो जाता है और इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब CO2 को बाहर निकलना होता है तो इकट्ठी हो जाती है, जब इकट्ठी हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा हो जाएगी। और हमें पता है जो पदार्थ है वो हाई टू लो मूव करते हैं। तो कोशिका के बाहर क्या हो गई, लो कंसंट्रेशन हो गई, कोशिका के अंदर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अगर ये हमारी सेल है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारी दूसरी सेल है। अगर हम एक ही सेल का एग्जांपल लें, यहाँ पर जो CO2 बन रही है, CO2 खूब सारी इकट्ठी हो गई। अब इसके यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा, और यहाँ पर क्या हो गई, कम कंसंट्रेशन। तो हाई टू लो जो है इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगी। यानी कि जो CO2 है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये जो हमें मेम्ब्रेन नजर आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे हैं, इसके थ्रू जो है ये कोशिका से बाहर निकल जाती है। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, हमारा ऑस्मोसिस, ठीक है, विसरण जिसे आप कह रही हैं। तो CO2 की सांद्रता में अंतर आने के कारण उच्च से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही बाकी की भी जो चीजें, जब इनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है तो हाई टू लो की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, मूवमेंट कहाँ होती है, हाई टू लो। जहां भी जिस भी चीज को बाहर निकलना होगा वो उस जगह इकट्ठी होगी, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा लेगी और उसकी वजह से वो मूवमेंट कोशिका के बाहर हो जाएगा।
जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च से निम्न की ओर मूव कर जाते हैं। तो वही चीज आ गई है कि जो ऑस्मोसिस है उसी के बेस पर ये सब जो चीजें हैं वो काम कर रही हैं। तो ऑस्मोसिस यानी कि जो पानी का, जैसे आपको किशमिश का मैंने एग्जांपल दिया, ये किसका एग्जांपल था? ऑस्मोसिस का। और जब विसरण की बात करें, विसरण आप देख लीजिएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, जो विसरण है इसे कहा जाता है डिफ्यूजन। और यहां जो हम परासरण की बात कर रहे हैं ये आपका कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसी के थ्रू जो होता है वाटर जो है वो क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू कोशिका के अंदर और बाहर मूव कर सकता है। जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा, रीडिंग लगा लीजिएगा आप इसकी। वही चीज है, आपको मेन ये ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ जो विलियन यानी कि कंसंट्रेशन के बेस पर जो बताया गया है। यदि कोशिका को तनु विलियन वाले माध्यम से अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान होगा, पिछले एक चैप्टर में मैंने आपको बताया था जो सॉल्यूशन होते हैं दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, यानी कि पानी उसके अंदर ज्यादा डाल दिया जाता है। और कंसंट्रेट यानी कि जिसमें जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा मात्रा में होता है, उसमें पानी नहीं होता। तो इसी बेस पर यहाँ पर समझाया गया है कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है, देखिए जल की मात्रा ज्यादा हो गई तो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो गया। तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी कहते हैं। इसको मैं देख लेती हूँ, आपकी हिंदी और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जो है वो बड़ा हमें कंफ्यूज करती है ना, लेकिन फिर भी चलिए, इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अल्प परासरण हाइपोटोनिक। ठीक है, यह आपका कहलाएगा हाइपोटोनिक। ठीक है, ये क्या कहलाया आपका, हाइपोटोनिक। इसी तरीके से यहां पर देखिए आप, यदि कोशिका को ऐसे, अच्छा अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो होगा क्या, तो देखिए जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जो हमने सेमी परमिएबल कहा, उसके अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है। लेकिन कोशिका के अंदर आने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर जाने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इसके कारण जो जल कोशिका के अंदर गया तो कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। वही किशमिश का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, होगा दोनों तरफ ही, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जो मूवमेंट हो रही है वो ज्यादा हो रही है, इसलिए वो फूल जाएगी। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाहर के जल की सांद्रता कोशिका में से जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली में से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। आई थिंक इसको आइसोटोनिक कहा जाएगा। हाँ जी, इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक। ठीक है, यानी कि जहां पर सांद्रता कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्वल है, तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं हाई टू लो ही मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हमने बाहर ज्यादा रख दिया तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होगी, और दोनों इक्वल हो गए तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, है ना। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक, यानी कि समपरासरी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के गोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को हम अति परासरण कहते हैं, यानी कि हाइपरटोनिक इसे हम कह देते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक। तो कंसंट्रेशन के बेस पर हमने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ठीक है, तो तीनों तरह के सॉल्यूशन है
जो हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और इन्हीं के बेस पर क्या होगा, जो मूवमेंट है सेल में, सेल के अंदर और बाहर होगा। क्या होगा, जब बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो सेल फूल जाएगी, और बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो थोड़ी श्रिंक हो जाएगी। और जब इक्वल है कंसंट्रेशन तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर? तो चीज आपको आ गई होगी समझ में। चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया गया है, एक का एग्जाम्पल है तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा जो है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से, अच्छा वही चीज जो मूवमेंट हो रही है, इसको हम क्या कह देते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एंडोसाइटोसिस, यानी कि अमीबा जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कोशिका भित्ति की, सेल वॉल की। जैसा कि हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, तो आपको ध्यान होगा हमने प्लांट्स में पढ़ा था, इसके अलावा एक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं, घास फूस होती है, जब हम उसको डायरेक्टली खाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको चबा नहीं पाते। क्यों? वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो सेल्यूलोज की ऊपर कोटिंग होती है, लेयरिंग होती है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं, सेल वॉल। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ लेते हैं, ये प्लांट के अंदर हो गया कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं केंद्रक की। केंद्रक क्या है? जैसे हमने सेल की बात की कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और वहीं पर सेंटर में एक ऐसा शेप होती है, एक ऐसी ऑर्गेनेल होता है जो सारी सेल की फंक्शनिंग को सेंट्रलाइज करता है, यानी कि उसी के थ्रू जो है सारी फंक्शनिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। तो कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मेनली अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के चारों ओर डबल लेयर होती है। ठीक है, दोहरी परत होती है। दोहरी परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। वही चीज आगे जैसे कोशिका के अंदर हो रहा था, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं, और इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम जीन्स कहते हैं। अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं जो जेनेटिकली कोड्स होते हैं, जैसे आंखों का कलर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, हेयर कलर है, टेक्सचर है, ये सारी जो चीजें हैं ये प्रॉपर कोडिंग होती है, यानी कि जो भी ये न्यूक्लिक एसिड हैं जो प्रोटीन से एक सिस्टम में अरेंज होते हैं, और वो सिस्टम जो है वही क्या कहलाता है, कोडिंग, जो अगली जनरेशन में आने वाले फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ जो है धागे की तरह रचनाओं का एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तभी क्रोमोसोम संगठित हो जाते हैं। तो वही चीज आपको बार बार समझा रही हूँ, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन जो जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जाल रूपी स्ट्रक्चर में होता है, और इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, घुमा फिरा करके वही चीज बार बार आ रही है। चलिए, ये देखिए इस तरीके से है प्रोकैरियोटिक, ये आपको सेल का एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर दिखा दी गई है, ये अंदर कोशिका जो इसकी बॉडी है, और ये कोशिका भित्ति सेल मेम्ब्रेन आपको दिखा दी गई है। ठीक है, चलिए, कोशिका द्रव्य हमने पढ़ लिया है, यानी कि जो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो है, यानी कि जो बाहर की कोटिंग है उसे हम प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं, वो एक तरल पदार्थ से ढकी हुई होती है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स मिल रहे हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आ गई हैं। अच्छा, यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। साइज की बात करें तो जो है यहाँ पर हमें लिखा गया है 10⁻⁶ मीटर, जो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो कंपैरेटिवली साइज में बड़ी होती है। केंद्र की क्षेत्र जो है, देखिए केंद्र क्षेत्र सुस्पष्ट चारों ओर केंद्र की झिल्ली से घिरा रहता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, कोई उनकी प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन उनके ऊपर प्रॉपर नहीं होती।
ठीक है। क्रोमोसोम इसमें एक होता है, उसमें एक से अधिक होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं और इसमें झिल्ली युक्त यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल ऑर्गेनेल्स पर पाई जाती है। ठीक है, ये ब्लैंक आपको फिल करने के लिए दिया गया है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, ये अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें, कुछ इस तरीके से हमारे सामने है ये स्ट्रक्चर। ये एक एनिमल सेल है, ये हमें दिखाई दे रही है। देखिए बाहर से अगर हम देखें, ये क्या है, हमारी प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, मेन जो है हमें वो ध्यान रखना है। और जो अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये देखिए, ये रहा कोशिका द्रव्य। अब इसके अंदर भी क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तारक केंद्र हो गया, अंतःद्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जिसे कह रहे हैं, ये न्यूक्लियस हमें नजर आ रहा है, केंद्रक, और केंद्र के चारों ओर ये झिल्ली हमें नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रकीय झिल्ली। और ये चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो तरह की होती है, स्मूथ एंड रफ। ठीक है, तो ये एक रफ हो गई और एक ये स्मूथ हो गई। और ये गोल्जी बॉडीज होती हैं, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, गोल्जी उपकरण हम इसको कहते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स मेन आपको बताए गए हैं, तो अब इनके एक एक के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिए गए हैं, देखिए सबसे पहले अंतःद्रव्यीय जालिका, अंतःद्रव्यीय जालिका जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ER शॉर्ट में आप इसको दिखाएंगे। ये क्या होती है, पुटिकाओं बैग्स, आयताकार बैग्स की फॉर्म में होती है, दो तरह की होती है, एक तो रफ हो गई और एक स्मूथ हो गई। ठीक है, RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं, और राइबोसोम्स पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ये पूछा जाता है कि बार की जो प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम्स पर होता है। ठीक है, RER क्या करती है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, राइबोसोम्स पर। और जो RER है यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको ले जाने का काम करती है, यानी कि इनको ट्रांसफर करने का काम करती है। और SER क्या है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वसा और लिपिड यानी कि फैट्स और लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। ठीक है, जो SER है, SER है, उसका क्या काम है, फैट एंड लिपिड्स को बनाने का। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स पर। ठीक है, और जो RER है वो क्या करता है, इन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, रफ एंड स्मूथ। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम्स पर होता है। क्यों, क्योंकि जो RER रफ क्यों होती है, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स होते हैं, और इन्हीं राइबोसोम्स पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्हीं को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। वहीं SER यानी कि स्मूथ जो है वो फैट एंड लिपिड्स को बनाने में सहायता करती है। तो मेन अगर हम काम देखें, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका क्या हो गया, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है सेल के जो केंद्रक है और जो कोशिका द्रव्य, इनके बीच में देखिए इस प्रकार ER का कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों केंद्र के मध्य मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो उसी को लाने ले जाने का काम करना है। ER कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी काम करती है, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कशेरुकी जिन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं, तो एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, कि यकृत यानी कि लिवर की सेल्स में SER विष और दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निराविषीकरण यानी कि जो उसका पॉइजन उसके इफेक्ट को कम करने में। ठीक है, मेन आपको प्रोटीन सिंथेसिस वाला ध्यान रखना है। गोल्जी बॉडीज किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, कैमिलो गोल्जी द्वारा, और उन्हीं के नाम पर इनको गोल्जी बॉडीज कह दिया गया। ये क्या है, एक झिल्ली युक्त जो है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी रहती है, इस तरीके से ये है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट रहती है।
इन झिल्लियों को ये देखिए क्या है दिया हुआ आगे, इन जिन्हें एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ये देखिए, ये जो है, ये जो हमें अंतःपृथ्वी जालिका नजर आ रही है, ये गोल्जी बॉडीज हो गई इस तरीके से, ये है ना नजर, तो कुछ इस तरह की जो है स्ट्रक्चर वो हमें नजर आती है। ये जैसा भी मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये जमी हुई होती हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। इतना कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैमिलो गोल्जी ने इसकी जो है डिस्कवरी की थी। और कैमिलो गोल्जी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और पढ़ना चाहें, पहले इसको देख लेते हैं। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो गोल्जी बॉडीज है, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, और जो ER के द्वारा जो भी सामान बनता है उसको स्टोर करने का काम ये करती है, और इसके थ्रू ही जो है वो ट्रांसपोर्ट भी कर दिया जाता है। क्लियर? इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। अब कैमिलो गोल्जी के बारे में हम पढ़ लें थोड़ा सा। तो 7 जुलाई 1843 में ब्रेसिका के समीप कॉर्टेनो में हुआ था, और पावे विश्वविद्यालय में इनकी जो जानकारी है ये आप पढ़ लीजिएगा। इन्होंने क्या कुछ चीजें दी गई हैं। ब्लैक रिएक्शन नाम का जो मेथोडोलॉजी थी, इन्होंने इसको यूज किया था। तो इसको आप रीडिंग लगा लेना, ये इसमें कुछ समझाने वाली चीज तो है नहीं, याद करने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब जो है गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम, लाइसोसोम भी एक दूसरी तरह का सेल ऑर्गेनेल ही है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER इन एंजाइम्स को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ है, हम कोशिका अंगों को कई टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, जिसे कोशिकीय उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और इसमें व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल सुसाइड बैग कहलाता है? लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, जितना भी वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जब कभी मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म इन्होंने बताया, यानी कि जो सेल्स बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, खत्म होती हैं, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय। तो जब कभी इस मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टरबेंस आ जाती है, तो लाइसोसोम्स जो है, ये जो बैग्स हैं, ये फट जाते हैं और इनके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। और जब वो एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने ही सेल के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनको खाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम ही ये है कि जो बाहर से जो भी चीजें इनके अंदर आ रही हैं वो उसको खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ये एंजाइम खुद बाहर आ जाएंगे तो बाकी के सारी चीजों को भी क्या करेंगे, खत्म करने लग जाएंगे। इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है, क्योंकि ये खुद सेल को ही खत्म करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइड बैग। तो कौन सा है ये? लाइसोसोम। क्लियर? इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? जिन्हें हम पावर हाउस भी कहते हैं, है ना, ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है। कैसे? जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, देखिए पहली लाइन में दे दिया गया, पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होती है, जो बाहरी झिल्ली है वो छिद्रित होती है और भीतरी जो झिल्ली है वो बहुत अधिक वलित होती है। यानी कि इसमें जो अंदर की जो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो अंदर वाली जो होती है मेम्ब्रेन वो कुछ इस तरीके से होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ठीक है, इनमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये सब होता रहता है। ठीक, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 2 लेयर्स हो गई, बाहर वाली और अंदर वाली। ठीक है, ये जो विलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रिया के क्षेत्र को बड़ा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ जाता है। तो एटीपी फॉर्मेशन के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी। आगे आप पढ़ेंगे, ये देखिए दिया गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो
आवश्यक विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इनको हम पावर हाउस कहते हैं। बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है जिससे अपने प्रोटीन्स खुद बना सकता है। क्लियर? प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? लवक जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि जो आपने देखा होगा कलर्स आते हैं प्लांट्स की, अगर हम मेनली बात करें तो अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? नहीं, प्लास्टिड्स की वजह से ही होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, हम जानते हैं क्लोरोफिल पौधों में मिलता है, हरे रंग का है ना, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट कहाँ काम आता है? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा अलग अलग कलर के, यानी कि पीले, नारंगी, इन रंग के वर्णक भी होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है इसमें प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन इन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जो प्लास्टिड्स होते हैं दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं और जो दूसरे कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और वहीं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो हम स्टार्च, तेल या प्रोटीन इन सब की बात कर रहे हैं वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स हैं, लवक हैं, सिर्फ प्लांट्स में ही मिलेंगे। डन? चलिए, क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, चलिए, रसधानियां, वैक्यूल्स जिसे हम कह देते हैं। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती हैं। हम क्या करते हैं, हमारे घर का जो कूड़ा कचरा होता है हम एक थैली में डाल के इकट्ठा कर देते हैं, तो इसी तरीके से जो भी सामान है जब एक वैक्यूल के अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? रसधानियां। ठीक है, जबकि पादप कोशिका में रसधानियां बड़ी होती हैं और जंतुओं में छोटी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक, यानी कि अगर ये कोई प्लांट सेल है तो इसमें जो वैक्यूल बनेगी, रिक्तिका बनेगी, ये इतनी इतनी होगी। ठीक है, और इसी के अंदर जो सारा सामान जो है वो इकट्ठा रहेगा, यानी कि 50 to 90% भी हो सकती है। प्लांट्स में बड़ी होती है और एनिमल्स में छोटी होती है, इतना ध्यान रखना है आपको। और क्या काम करते हैं? ये कलेक्शन का, संग्रहण का काम करती है। पादप कोशिका की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स, ये सब इसमें मिलते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जल है या कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनकी स्टोरेज का काम करते हैं, सिंपली अगर आपको समझना हो तो। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इतना डिटेल आपके काम की नहीं है। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ आपको जनरल साइंस का ही ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑर्गेनेल, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वही आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा इतना पढ़ने की जरूरत आपको नहीं, क्योंकि एक एक ऑर्गेनेल के बारे में बहुत डिटेल्स हैं। अगर वो हम करने लगेंगे तो हम बहुत ज्यादा गहराई में चले जाएंगे, जो कि हमारे काम की नहीं है, ना हमारे पास समय है, ना हमारे लिए काम है इनका। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही आप देखें। आप ऐसा ना कहें कि मैंने बहुत फास्टली पढ़ा रही है, फास्टली ताकि रीडिंग हमारी कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य वो करती है, जो हमने अभी पढ़ा था कि यानी कि जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती है, वो आपस में मिलकर टिश्यूज बना लेते हैं, जो टिश्यूज है वो आपस में मिलकर ऑर्गन्स बना लेते हैं, और जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सिस्टम और पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, जैसा कि हमने सेल थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि जो नई सेल्स बनती हैं वो कहाँ से बनती है? पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। जब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में डिवीजन होता है तो वो आगे दो सेल्स बनाती हैं, फिर उन दो सेल्स में एक सेल है वो टूटेगी दो में, दो टूटेगी फिर आगे चार बन जाएंगी, चार टूटेगी फिर आगे 8 बन जाएंगी। तो इस तरीके से जो कोशिका विभाजन है वो होता रहता है और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। ये हम रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इनकी मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है, नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की क्रियाएं होती हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे हम सूत्री विभाजन कहते हैं। ये देखिए, समसूत्री या सूत्री आप इसे कह सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइटोसिस, समसूत्री विभाजन जिसे आप कहते हैं माइटोसिस, ध्यान रखिएगा।
और ये हमारा जो है विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम कहते हैं मियोसिस। क्लियर? समसूत्री एवं अर्धसूत्री। तो इसमें क्या होता है देखिए, इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। देखिए ये जो सेल है ये दो, एक ये सेल हमें नजर आ रही है, एक सेल है, ये किस में डिवाइड हो गई? दो में। और जो भी मटेरियल है वो दोनों क्या जाएगा? सेम जाएगा। ठीक है, संतति कोशिकाओं यानी कि जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? समसूत्री। ठीक है, यह जीवों में वृद्धि एवं उत्तकों की मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों में प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। वो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि गैमेट्स हैं वो क्या बन जाते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं। और इसी तरीके से जो मियोसिस की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है? इसमें दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा यानी कि मियोसिस के द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती है। देखिए पहले दो बनी है और फिर ये चार बन गई है। एक कोशिका थी, इससे ये 1 और ये 2 बन गई, और इनसे आगे फिर 1 2 3 4 चार सेल्स बन गई। और यहां पर हमने क्या पढ़ा? ये एक ही सेल थी, इससे क्या बन गई? 2 बन गई। ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें ये जो डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल हो गई और ये हो गई हमारी पेरेंट सेल। ठीक है, तो पेरेंट सेल से सेम ही जो है जेनेटिक मटेरियल इसमें रहेगा, इसलिए हम इसको समसूत्री, समान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है कितने गुणसूत्र हैं यहाँ पर, और यहाँ आप देख रहे हैं कितने रह गए, है ना? तो ओवरऑल क्या रह जाता है? आधी संख्या रह जाती है, क्योंकि एक से जब 4 बनेंगे तो एक को हम डिवाइड करेंगे तो कितना कितना पोर्शन उसका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अर्धसूत्री। गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, जहां पर हमें अर्धसूत्री विभाजन को डिटेल में पढ़ना है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। हमने अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका है। कोशिका के चारों ओर क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है, और ये झिल्लियां लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है, जो पदार्थों की गति को कोशिका के अंदर और बाहर मूवमेंट करने देता है। तो मूवमेंट कब होगा? जब वो एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, तभी तो कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिका झिल्ली है सक्रिय है कि अक्रिय है? सक्रिय है। क्यों? सेमी परमिएबल है, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट को आने और जाने देती है। जहां पर हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हमने पढ़े हैं। ठीक है, कोशिका के भीतर और बाहरी वातावरण को नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अलावा एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई और बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाभी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। ठीक है, यानी कि वो जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा, वो यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स हमने पढ़ा है। यूकैरियोटिक्स जो है जिनमें जो न्यूक्लियस है या जो सेल ऑर्गेनेल्स है प्रॉपर मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? जो जितने भी ऑर्गेनेल्स है या न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन में कवर्ड नहीं होता, वो ऐसे ही बिखरा रहता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने बात की, तो ये क्या करता है? परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्टिव लेयर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? राइबोसोम। जो हमारा RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको रफ क्यों होती है? क्योंकि उस पर राइबोसोम्स मिलते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और ये प्रोटीन इस RER के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। और SER क्या करती है? लिपिड्स एंड फैट्स को सिंथेसिस करती है। गोल्जी बॉडीज क्या है? ये पुटिकाओं के स्तंभ हैं, कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, स्टोरेज करती हैं, रूपांतरण करती हैं और पैकेजिंग का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें, वीडियोस देखते रहें, कमेंट्स करते रहें, सजेशंस आप अपने देते रहें, शेयर करते रहें। कीप वॉचिंग, थैंक यू।